कीजिए कि किसी ने एक ही कंपनी में मतलब लगभग 30 साल काम किया हो और फिर एक खत में लिखे सिर्फ एक शब्द की वजह से अपनी पूरी पेंशन खो दे। ये सोचना भी मुश्किल है, पर आज हम एक ऐसे ही मामले की गहराई में उतरेंगे जो सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि लाखों कर्मचारियों के लिए एक चेतावनी की तरह है। बिल्कुल, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का एक ताज़ा फैसला है। ये मामला दिल्ली परिवहन निगम यानी डीटीसी और उनके एक कंडक्टर स्वर्गीय अशोक कुमार डबास के परिवार से जुड़ा है। जी, और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस्तीफा, जिसे हम रेजिग्नेशन कहते हैं, और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट, इन दोनों में कानूनी तौर पर क्या फर्क है और ये फर्क किसी की जिंदगी भर की कमाई पर कितना भारी पड़ सकता है। तो चलिए इस मामले की पड़ताल करते हैं। तो कहानी शुरू होती है अशोक कुमार डबास से। जी, जो डीटीसी में कंडक्टर थे, उनका करियर कैसा था? मतलब कितने साल की सर्विस थी? एक बहुत बहुत लंबा और स्थिर करियर था। वो 1985 में डीटीसी में भर्ती हुए थे। 1985 में? हाँ, आप सोचिए, लगभग 30 साल उन्होंने एक ही संस्था को दिए। और जब 1992 में डीटीसी ने एक नई पेंशन स्कीम शुरू की तो उन्होंने उसे चुना भी था। तो मतलब उन्होंने भविष्य के लिए पूरी प्लानिंग की थी। बिल्कुल, एक सोचा समझा फैसला था। 30 साल एक बहुत लंबा वक्त होता है। फिर अचानक नौकरी छोड़ने की नौबत क्यों आ गई? यही इस कहानी का सबसे मानवीय पहलू है। 7 अगस्त 2014 को उन्होंने खत लिखा। अच्छा। और उसमें कारण बताया, पारिवारिक परिस्थितियां। और इस खत में उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया वो था इस्तीफा। इस्तीफा? और डीटीसी ने उसे मंजूर कर लिया। हाँ, लगभग 1 महीने बाद उनका इस्तीफा मंजूर भी हो गया। तो यहाँ बात खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन कहानी यहीं से तो शुरू होती है। कुछ महीने बाद शायद जब उन्हें अपने फैसले के नतीजों का एहसास हुआ होगा, उन्होंने अप्रैल 2015 में अपना इस्तीफा वापस लेने की अर्जी दी। क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, कानून यहाँ बहुत साफ है। एक बार इस्तीफा मंजूर हो जाए तो उसे वापस लेना या ना लेना ये पूरी तरह से कंपनी या नियोक्ता की मर्जी पर होता है। और जाहिर है डीटीसी ने मना कर दिया। जी हाँ, डीटीसी ने उनकी अर्जी खारिज कर दी। और इस एक फैसले ने कानूनी तौर पर ये पक्का कर दिया कि उनका नौकरी छोड़ना इस्तीफा ही माना जाएगा, कुछ और नहीं। और यहीं से उनकी सारी मुश्किलें शुरू हुई। मतलब जब उन्होंने अपने रिटायरमेंट के फायदे जैसे पेंशन और ग्रेच्युटी के लिए अप्लाई किया होगा, तब असल दिक्कत सामने आई। बिल्कुल, जब उन्होंने अपने सभी फायदों के लिए आवेदन किया तो डीटीसी का जवाब एक बड़े झटके जैसा था। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि चूंकि आपने इस्तीफा दिया है इसलिए आपको सिर्फ आपका प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ मिलेगा। 1 मिनट, 30 साल की नौकरी के बाद सिर्फ पीएफ? जी, पेंशन, ग्रेच्युटी कुछ भी नहीं। ये तो बहुत ही कठोर फैसला लगता है। डीटीसी ने इसका आधार क्या बताया? उन्होंने एक सरकारी नियम का हवाला दिया, सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1972। अच्छा। इस नियम का रूल 26 बहुत सख्त है। वो साफ साफ कहता है कि अगर कोई कर्मचारी नौकरी से इस्तीफा देता है तो उसकी पिछली पूरी सर्विस जब्त हो जाएगी। फॉर्फिचर ऑफ सर्विस इसका कानूनी शब्द है। जब्त हो जाएगी मतलब कानून की नजर में ये माना जाएगा कि उन्होंने कभी काम किया ही नहीं। पेंशन के लिहाज से हाँ, बिल्कुल यही मतलब है। उनकी 30 साल की सर्विस को शून्य मान लिया गया और जब सर्विस ही शून्य हो गई तो पेंशन का तो सवाल ही नहीं उठता। जाहिर है इस जवाब से वो या उनका परिवार संतुष्ट नहीं हुआ होगा। बिल्कुल नहीं। उनका अगला कदम एक लंबी और थका देने वाली कानूनी लड़ाई थी। मामला पहले सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कैट में गया। और वहां क्या हुआ? वहां फैसला डीटीसी के हक में आया। फिर वो दिल्ली हाई कोर्ट गए, लेकिन वहां भी बात नहीं बनी। दोनों अदालतों ने माना कि नियम बहुत स्पष्ट है और डीटीसी अपनी जगह सही है। यानी 2 बड़ी अदालतों से हारने के बाद तो उम्मीद लगभग खत्म हो गई होगी। बिल्कुल। और दुख की बात यह है कि इस पूरी लड़ाई के दौरान अशोक डब्बास का निधन भी हो गया। ओह। लेकिन उनके परिवार ने, उनके कानूनी वारिसों ने हिम्मत नहीं हारी। वो इस मामले को आखिरी उम्मीद के साथ सुप्रीम कोर्ट लेकर गए। तो सुप्रीम कोर्ट में मुख्य बहस क्या थी? मतलब जब निचली अदालतें पहले ही नियम को साफ बता चुकी थीं, तो उनके वकील ने क्या दलील दी? उनके वकील ने एक बहुत ही, आप कह सकती हैं, मानवीय और भावनात्मक दलील दी। उन्होंने कहा कि अदालत को सिर्फ खत में लिखे इस्तीफा शब्द पर नहीं अटकना चाहिए, बल्कि उसकी भावना पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, हमें उस इंसान की मंशा और उसकी परिस्थिति को देखना चाहिए। अशोक डब्बास एक सामान्य बस कंडक्टर थे, कोई कानूनी विशेषज्ञ नहीं। हो सकता है उन्हें इस्तीफा और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बीच के फर्क का पता ही ना हो।
और 30 साल की सर्विस, ये तो बहुत लंबा समय है। वकील ने इस बात पे जोर दिया होगा। जी, यही उनकी दलील का मुख्य आधार था। उन्होंने कहा कि जब किसी ने पेंशन के लिए जरूरी 20 साल की सर्विस पूरी कर ली हो तो उसके नौकरी छोड़ने को सिर्फ एक शब्द की वजह से इस्तीफा नहीं बल्कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ही माना जाना चाहिए। मतलब मंशा शब्दों से ज्यादा जरूरी है। ये एक अच्छी दलील लगती है, पर क्या ये कानून के सामने थोड़ी कमजोर नहीं है कि एक सरकारी कर्मचारी को नियमों की जानकारी नहीं थी? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और यही डीटीसी के वकील की दलील का आधार भी था। लेकिन डबास के वकील ने अपनी बात को मजबूत करने के लिए कुछ पुराने अदालती फैसलों का भी हवाला दिया, जहां अदालतों ने कर्मचारियों के प्रति नरम रुख अपनाया था। तो इसके जवाब में डीटीसी की दलीलें क्या थी? जाहिर है वो सिर्फ रूल 26 पर ही नहीं टिके होंगी। उनकी दलील बहुत सीधी, सख्त और कानूनी तौर पर मजबूत थी। उन्होंने कहा कि रूल 26 में कोई भ्रम की गुंजाइश ही नहीं है। वो साफ कहता है इस्तीफा मतलब सर्विस जब्त। और उन्होंने अपना केस और मजबूत करने के लिए कुछ किया? हाँ, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ही एक हालिया फैसले का हवाला दिया जो इस मामले में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। कौन सा फैसला था वो? वो फैसला था BSES यमुना पावर लिमिटेड बनाम घनश्याम चंद शर्मा का। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्ती से ये लाइन खींच दी थी कि इस्तीफा और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। और उनके नतीजे भी अलग होते हैं? बिल्कुल, और कोर्ट अपनी मर्जी से एक को दूसरे में नहीं बदल सकता। तो मतलब उस फैसले ने एक तरह से अदालतों के हाथ बांध दिए कि वो चाहकर भी किसी की मदद नहीं कर सकती अगर खत में इस्तीफा लिखा है। एक तरह से हाँ। डीटीसी के वकील ने यही कहा कि अगर अदालतें हर इस्तीफे को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मानने लगेंगी तो रूल 26 का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। वो नियम बना ही इसीलिए है। यहाँ पर डीटीसी ने उनके सर्विस रिकॉर्ड का भी जिक्र किया था, उसकी क्या अहमियत थी? हाँ, उन्होंने ये पहलू भी उठाया। डीटीसी ने कोर्ट को बताया कि डबास के 30 साल के कार्यकाल में उन्हें 5 बार सस्पेंड किया गया, 9 बार चेतावनी दी गई और 7 बार सजा भी मिली। अच्छा। वो सीधे सीधे तो नहीं कह रहे थे, लेकिन उनका इशारा यही था कि नौकरी छोड़ने की वजह सिर्फ पारिवारिक नहीं थी, शायद उनका सर्विस रिकॉर्ड भी एक कारण हो सकता है। मतलब वो एक तरह से उनकी मजबूरी वाली दलील को कमजोर कर रहे थे। जी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आखिरी फैसले में इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उनका फैसला पूरी तरह से कानून की व्याख्या पर ही आधारित था। तो इन सभी दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार क्या फैसला सुनाया? क्या डबास के परिवार को पेंशन मिली? पेंशन के मामले में फैसला उनके खिलाफ गया। ओह। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों के फैसले को ही सही ठहराया। उन्होंने BSES यमुना पावर वाले अपने पिछले फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि जब कर्मचारी ने खुद साफ साफ इस्तीफा शब्द का इस्तेमाल किया है तो उसे इस्तीफा ही माना जाएगा। हम उसकी मंशा पढ़ने की कोशिश नहीं कर सकते। से 30 साल की मेहनत पर मिलने वाली पेंशन हाथ से चली गई, ये वाकई चौंकाने वाला है। बिल्कुल। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, जैसा आपने कहा था। ग्रेचुइटी और छुट्टियों के पैसे का क्या हुआ? क्या वो भी जब्त हो गए? और यहीं पर यह केस बहुत दिलचस्प हो जाता है और कानून का एक दूसरा चेहरा सामने आता है। वो कैसे? देखिए, पेंशन का मामला तो सर्विस रूल्स के हिसाब से तय हो गया, लेकिन ग्रेचुइटी का मामला एक बिल्कुल अलग कानून के तहत आता है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि पेंशन के नियम इस्तीफे को एक तरह से सजा मानते हैं? जी। लेकिन ग्रेचुइटी का कानून उसे मंजूरी देता है। एक ही एक्शन के लिए दो अलग अलग नियम। यही इस केस का सबसे बड़ा और जरूरी सबक है। पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट की धारा 4 बहुत साफ है। वो कहती है कि अगर किसी कर्मचारी ने 5 साल से ज्यादा लगातार सर्विस की है तो उसे ग्रेचुइटी मिलेगी। और वो कब मिलेगी? इसके लिए 3 शर्तें हैं, सुपर एनुएशन पर, मृत्यु या विकलांगता पर, और तीसरी और सबसे अहम शर्त है रिटायरमेंट या इस्तीफे पर। अरे, मतलब ग्रेचुइटी वाले कानून में इस्तीफा शब्द बाकायदा लिखा हुआ है? बिल्कुल, यही इस केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जहां पेंशन के नियम इस्तीफे को सर्विस खत्म करने वाली एक सजा के तौर पर देखते हैं, वहीं ग्रेचुइटी एक्ट इस्तीफा देने को ग्रेचुइटी पाने का एक वैध आधार मानता है। तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट का ग्रेचुइटी पर फैसला परिवार के हक में आया? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट डीटीसी पर लागू होता है और अशोक डबास ने 30 साल सर्विस की थी, इसलिए इस्तीफा देने के बावजूद उनका ग्रेचुइटी का हक खत्म नहीं होता। तो उन्हें ग्रेचुइटी मिलेगी? जी, उनके परिवार को ग्रेचुइटी का पूरा पैसा मिलना चाहिए। और लीव एनकैचमेंट यानी छुट्टियों के बदले मिलने वाले पैसे का क्या हुआ?
उस पे तो ज्यादा बहस की जरूरत ही नहीं पड़ी। सुनवाई के दौरान ही डीटीसी के वकील ने मान लिया था कि वो लीव एनकैशमेंट देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, ये तो अच्छी बात हुई। जी, तो आखिर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2 हिस्सों में आया। पहला, पेंशन की अपील खारिज की जाती है, और दूसरा, डीटीसी को आदेश दिया जाता है कि वो ग्रेजुइटी और लीव एनकैशमेंट की पूरी रकम उनके इस्तीफे के तारीख से 6% सालाना ब्याज के साथ 6 हफ्तों में परिवार को दे। तो इस पूरे मामले का निचोड़ ये है कि अशोक कुमार डबास के इस्तीफा देने की वजह से सर्विस रूल्स के तहत उनकी पेंशन तो जब्त हो गई, लेकिन एक दूसरे और इस मामले में ज्यादा ताकतवर कानून यानी पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट की वजह से उन्हें उनकी ग्रेचुइटी का हक मिल गया। ये दिखाता है कि कानूनी दस्तावेजों में इस्तेमाल किया गया हर एक शब्द कितना मायने रखता है। बिल्कुल, ये फैसला दिखाता है कि एक ही एक्शन के 2 अलग-अलग कानूनों के तहत 2 बिल्कुल अलग-अलग नतीजे हो सकते हैं। एक तरफ सहानुभूति है और दूसरी तरफ कानून की सख्त लिखावट। और पेंशन के मामले में अदालत ने कानून को चुना। हाँ, क्योंकि अदालत का काम मौजूदा कानून को लागू करना है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगर नियम में कोई कमी है या वो बहुत कठोर है तो उसे बदलने का काम संसद का है, अदालतों का नहीं। तो ये फैसला एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है। जब कोई कर्मचारी, खासकर जो ऊंचे पद पर नहीं है, जो कानूनी भाषा नहीं समझता, अपनी नौकरी छोड़ता है, तो क्या उसे इस्तीफा और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति जैसे शब्दों के बीच के आर्थिक परिणामों की पूरी जानकारी होती है? अक्सर नहीं होती, और यही इस मामले का सबसे दुखद पहलू है। ये बहुत संभव है कि अशोक डबास को पता ही ना हो कि इस्तीफा लिखने की कीमत उनकी पूरी पेंशन होगी। अगर उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु आवेदन लिखा होता तो शायद आज कहानी कुछ और होती। शायद बिल्कुल अलग होती। उसे एक प्री एग्जिट काउंसलिंग दी जाए, उसे समझाया जाए कि आपके इस फैसले के आर्थिक नतीजे क्या होंगे, ताकि वो एक सोचा समझा फैसला ले सके और अपनी जिंदगी भर की कमाई इस तरह ना गंवा बैठे।